Hello student and welcome to the another video of Hello Alkane, Hello Arene part 3rd. Today we are going to discuss about the preparation of Hello Alkane and Hello Arene. Myself Naveen Singh and you are watching MedEG Chemistry, LM MedEG Chemistry, and don't forget to subscribe, like and also press the bell icon for the another video notification. Today we are going to discuss about the preparation of Hello Alkane फ्रॉम एल्कोहल। हम लोग एल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे बनाएंगे इस चीज को पहले आप देखो। सबसे पहले है कि एल्कोहल से आप तीन चीज पढ़ना है आपको कि ये तीन रिएजेंट लेना होगा एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। पहला रिएजेंट क्या है, एल्कोहल का रिएक्शन करवाना होगा आपको HX के साथ। HX क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है। क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड जो रिएक्शन है आपका, पहला है आपको हाइड्रोजन हैलाइड से क्या बनाओगे आप, RX बनाओगे, RX और HOH से मिलके H2O बनेगा। आपको रिएक्शन को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। पहले हम बता देते हैं कि किन किन चीजों से आप एल्काइल हैलाइड को बना सकते हो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके। तो पहला है कि आप एल्कोहल का रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। दूसरा है कि आप एल्कोहल का रिएक्शन करवाओ PX3 और PCl5 के साथ या फिर PX5 के साथ। इससे भी बनाया जा सकता है। दूसरा आप बोल सकते हो फास्फोरस हैलाइड। डायरेक्ट लिखो आप फॉस्फोरस हैलाइड। एंड थर्ड जो है आपका रिएक्शन, वो आप एल्कोहल का रिएक्शन आप जो एल्कोहल का, यहाँ पे देखो एल्कोहल का रिएक्शन PX3 या फिर PCl5 के साथ करवा सकते हो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। एल्कोहल से रिएक्शन करवाने के बाद ये जो एल्काइल हैलाइड बनता है इसमें सबसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। तो वो जो एल्कोहल है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। अब थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। SOCl2 का मतलब क्या है, S का मतलब सल्फर, सल्फर को यहाँ पे थायोनाइल बोलेंगे और क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड बोलेंगे। तो ये तीन चीज के बारे में इसी पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल खत्म हो जाएगा आपका। तो एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूरी नहीं होता है कि जानना ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में जिन जिन चीज का मैकेनिज्म दिया हुआ है मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और जिस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है वो रिएक्शन का मैकेनिज्म बेकार में पढ़ने से आपका सिलेबस एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ज्यादातर ये सब रिएक्शन कन्वर्जन में आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं, तो इसके लिए मैकेनिज्म का ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन हर एक रिएक्शन को मैं समझाऊंगा जरूर, समझ में जरूर आएंगे। जैसे ROH एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे HX के साथ, और यहाँ पे आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का जरूरत होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जैसे ZnCl2 का जरूरत होता है। ZnCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये यहाँ पे पानी बनाएगा और ये पानी को निकालेगा। पानी को निकालना मतलब डिहाइड्रेट करना, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको हेलोजन एसिड भी बोल सकते हो। हेलोजन एसिड क्या होता है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, HI हो गया, वेयर X इज FCl, Br एंड I। तो अब जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे, आप जानते हो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। तो आप क्या करोगे, ये X माइनस में निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। ZnCl2 का काम क्या है, ये सबसे पहला काम करेगा, इसको हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करेगा। हेटेरोलाइटिकली का मतलब क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा तो R के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। OH माइनस में टूट के निकलेगा, R प्लस एंड OH माइनस में टूट के निकलेगा। ध्यान दोगे यहाँ पे
ZnCl2 का काम क्या है, OH माइनस को ब्रेक करवाना। और जब R प्लस OH माइनस में ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे HX कैसे ब्रेक करेगा, एक हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करता है तो दूसरा भी हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करता है। तो यहाँ पे HX कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस में और X माइनस में। बिल्कुल सिंपल है, H प्लस OH माइनस के साथ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा, H2O बना देगा, H2O बना दिया। ध्यान दोगे मेन प्रोडक्ट जो है मेरा वो R प्लस इस X माइनस के साथ जाएगा, वो RX बना देगा जो कि एल्काइल हैलाइड है। ये मेन प्रोडक्ट है, ये H2O साइड प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे हो ZnCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण ये पानी को निकाल पा रहा है, डिहाइड्रेट कर पा रहा है, इस रिएक्शन में डिहाइड्रेट कर पा रहा है, पानी को निकाल पा रहा है। इसीलिए ZnCl2 यहाँ पे एक कैटलिस्ट है। ये क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में रहता जरूर है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट अगर करता भी है तो लास्ट में ZnCl2 के फॉर्म में फिर से निकल जाएगा, कैटलिस्ट एज इट इज निकल जाता है। और यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये आपका सबस्ट्रेट कहलाता है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि जिसपे ये रिएक्शन हो रहा है। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका रिएजेंट कहलाएगा। रिएजेंट मतलब ये रिएजेंट होता है, ये रिएक्टिंग मतलब अटैकिंग एजेंट होता है, ये अटैक करता है इस पे आके, इसीलिए इसको रिएजेंट बोलते हैं, अटैकिंग एजेंट बोलते हैं। ये आपका प्रोडक्ट्स क्लियर है। अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे HX है, मैंने HCl, HF, HBr, HI कुछ नहीं पर्सनली नहीं लिया हुआ, यहाँ पे HX है। X का मतलब आप F भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो। तो आप थोड़ा सा इस बात पे गौर करोगे कि सर अगर F लेंगे, HF लेंगे या फिर HCl लेंगे, HBr लेंगे, HI लेंगे तो रिएक्शन में क्या अंतर पड़ेगा। अगर आप HF लोगे तो वो रिएक्शन जल्दी हो पाएगा, या फिर HBr वाला रिएक्शन जल्दी हो पाएगा, या फिर HI वाला रिएक्शन जल्दी हो पाएगा। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इस रिएजेंट पे कैसा डिपेंड करेगा। अगर हम HF लेते हैं तो कैसा रिएक्शन रेट होगा, HBr में ज्यादा फास्ट होगा या फिर HI में ज्यादा फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन on the basis of reagent के आधार पे, मतलब HX के आधार पे क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ अगर हम HI लेते तो क्या होता, HI जो होता है जानते हो क्लोरीन सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो आप जानते हो कि आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा है, और आयोडीन बड़ा होने की वजह से H के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बड़ा बॉन्ड बनेगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज्यादा होगा, मैंने पढ़ाया पिछला वीडियो में। तो जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ जैसे और उसका बॉन्ड का टूटना भी आसान होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप एक लंबे डंडे को लोगे तो उसको तोड़ना आसान होगा, और उसी प्रकार से आप जितने छोटे से आप रूल को लोगे उतना तोड़ना मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए HI का जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ना आसान होगा, और जितना ज्यादा आसानी से ये बॉन्ड टूट पाएगा उतना जल्दी ये रिएक्शन दे पाएगा। जितना आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी ये रिएक्शन देगा, क्योंकि बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा तभी तो यहाँ पे OH R प्लस के साथ ये अटैक कर पाएगा, और ये H प्लस OH माइनस के साथ अटैक कर पाएगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन में जितना ज्यादा लंबा बॉन्ड लेंथ होगा उतना आसानी से ये रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो बॉन्ड लेंथ HI का ज्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका अधिक होगा, ये फास्ट रिएक्शन देगा। HI देन आफ्टर HBr, फिर HCl, एंड लास्ट में आपका HF देगा रिएक्शन। तो ये जो देखे रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, HI will react fastly than HBr, HBr will react fastly than HCl, and HCl will react more fastly than HF। तो ये रिएक्शन ऑन द बेसिस आप देख लिए रिएजेंट। अब रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल, सबस्ट्रेट के आधार पे देखेंगे कि अगर अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या डिपेंड करेगा। आप कोई भी अल्कोहल लोगे तो एक जैसा रिएक्शन नहीं देगा। आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो उसका जो रिएक्शन का रेट होगा, उसका जो रिएक्शन का रफ्तार होगा वो अलग होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन के जो रफ्तार होंगे वो अलग होंगे। तो आप इसको समझो, बता रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसका ज्यादा होगा।
रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है यहां पे? अल्कोहल। रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो आप जानते हो कि अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोला जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल किसको बोला जाता है और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोला जाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप थोड़ा ध्यान दोगे जरूर जान जाओगे। कार्बन जिसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा ये। कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है, देखो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है, कार्बन which contain OH group attached to 3 different carbon atom, then it is called 3 degree alcohol। आप ध्यान से देखो कि इन तीनों को अगर बारी बारी करके एक एक करके यहाँ पे रिएक्शन में रखा जाए तो कौन जल्दी रिएक्शन देगा? तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री ज्यादा जल्दी देगा। अब क्यों बोलेंगे इस बात को हम समझाएंगे। 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री आप रखोगे तो वो 1 डिग्री से ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये OH माइनस ही यहां से निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो H प्लस X माइनस में टूट रहा है, एक हेटेरोलाइटिकली टूट रहा है तो दूसरा भी हेटेरोलाइटिकली टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा तो OH माइनस में निकलेगा तो C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो आप ध्यान से देखो अगर C के ऊपर प्लस चार्ज आता है, OH माइनस यहां से निकल जाता है तो C के ऊपर प्लस चार्ज आने के वजह से ये क्या कहलाएगा? कार्बोकैटायन कहलाएगा। ध्यान दोगे तो जरूर समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ पे OH माइनस निकलता है तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये कार्बोकैटायन कहलाएगा। आप जो 11 में पढ़े हो बच्चे, अब बताओगे कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? आप सब में अगर OH माइनस निकालोगे तो देखोगे कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं और ये 3 कार्बन से जुड़ा है इसीलिए इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। देखो यहाँ पे जिसके ऊपर जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को वेनिश करने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ है। आपका 11 का पोर्शन है फिर भी हम थोड़ा बता दे रहे हैं। कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को वेनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो इलेक्ट्रॉन जब ये कार्बन को मिल रहा है, अगर किसी को पैसे चाहिए और एक तरफ से आता है, यहाँ पे 1 डिग्री है, एक तरफ से आएगा तो ये कम स्टेबल होगा। यहाँ पे 3 तरफ से आ रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको 3 प्लस आई इफेक्ट है जिस कारण से ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आएगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और माइनस चार्ज आएगा इसके ऊपर पहले से प्लस चार्ज है तो माइनस प्लस वेनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा और इस वजह से ये स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये जब 3 डिग्री अल्कोहल आप यहाँ पे लोगे, 3 डिग्री अल्कोहल जब लोगे रिएक्शन में तो इसका OH माइनस का निकलना स्पीड होगा। स्पीड क्यों होगा? क्योंकि OH माइनस निकलने के बाद भी ये जो चीज बचेगा, वो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा जो कि एक स्टेबल चीज है। तो जितना स्टेबल वो दे पाएगा कार्बोकैटायन उतना जल्दी वो रिएक्शन होगा, क्योंकि उतना जल्दी वो OH माइनस निकल पाएगा। ध्यान दोगे OH माइनस उतना जल्दी निकल पाएगा जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो किस में सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है? 3 डिग्री अल्कोहल में, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, फिर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो किसका ज्यादा होगा? 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री अल्कोहल का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आप इस बात को समझ पाए। आप अगर रिएक्शन अल्कोहल का अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे तो डिपेंड करता है कि कैसा अल्कोहल आप ले रहे हो, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसा अल्काइल हैलाइड ले रहे हो। अल्काइल हैलाइड बोल रहे सॉरी, यहाँ पे हेलोजन एसिड ले रहे हो या फिर बोल सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड एसिड ले रहे हो। अगर आप HI लोगे तो ज्यादा फास्ट होगा, HI लोगे और यहाँ पे 3 डिग्री लोगे तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो इस बात को आप समझ पाए, पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे
HCl लोगे तब ZnCl2 चाहिए। यहाँ पे अगर आप HCl लिए हो तब यहाँ पे ZnCl2 चाहिए। और ये क्या बना दे रहा था, RCl प्लस H2O बना दे रहा था। अगर आप यहाँ पे HBr लेते हो, इस HCl की जगह HBr लेते हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा कि यहाँ पे आपको दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। वो क्या है, H2SO4। थोड़ा सा इन सब बातों को रिमेंबर रखोगे क्योंकि आगे आपका बहुत काम आएगा। ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग है। HBr अगर आप लोगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो जाएगा, H2SO4। और फिर से प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे Cl की जगह सिर्फ आपको Br लिखना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट सारा सेम। अगर आप थोड़ा सा चेंजिंग करते हो कि ROH अल्कोहल की जगह HBr, ROH तो आप लिखोगे अल्कोहल ही, लेकिन HBr की जगह अगर आप KBr ले लेते हो तो इस K को पकड़ने के लिए, K को रखने के लिए आपको H2SO4 को कैटलिस्ट के रूप में नहीं, ये रिएजेंट के रूप में काम करेगा। बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ये HBr की जगह अगर आप KBr लेते हो तो H2SO4 को कैटलिस्ट के तौर पे नहीं, रिएजेंट के तौर पे आपको लेना पड़ेगा H2SO4 को, ताकि ये सॉल्ट बना सके, इसको पकड़ के रख सके K+ को। आप देखो ध्यान से कैसे बनेगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ROH में आप जानते हो OH माइनस में निकलेगा, R+ में टूटेगा और ये OH माइनस में टूटेगा। बिल्कुल सही है। और आप जानते हो NaCl जैसा होता है, एक सॉल्ट है, उसी प्रकार ये KBr भी एक सॉल्ट है। R जैसे NaCl आप कैसे तोड़ते हो, Na+ और Cl- में, उसी तरह KBr कैसे टूटेगा बच्चों, K+ और Br- में टूटेगा। अब ध्यान दोगे सर H2SO4 कैसे टूटेगा, तो H2SO4 आप जानते हो H2SO4 का बॉन्ड कैसा होता है, H2SO4 का बॉन्ड ये है, ध्यान से देखोगे ये है H2SO4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये O- में टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा। तो H+ कोई भी एसिड H+ देता है और ये देगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये H+ में टूटेगा और ये HS 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, HSO4- में टूटेगा। तो ये कैसे टूटेगा बाबू लोग, ध्यान से देखो, H+ एंड HSO4- में टूटेगा। समझ रहे हो आप लोग। अब H+ HSO4- में टूटेगा, ये R+ इस Br- के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, RBr बना देगा। और ये K+ इस HSO4- के साथ जुड़ के, ध्यान दोगे K+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जैसे Na+ के पास फ्री नहीं होता, उसी तरह K+ के पास भी फ्री नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, प्लस- वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड। तो ये एक सॉल्ट होगा KHSO4 एक सॉल्ट होगा, प्लस KHSO4। और आपका मेन प्रोडक्ट जो है, ध्यान से देखोगे, वो क्या होगा, ये R+ Br- RBr बन चुका है मेन प्रोडक्ट, और ये OH- H+ के साथ रिएक्ट करेगा और H2O देगा। बस बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था। R+ OH- के साथ टूटेगा, उसी तरह KBr कैसे टूटेगा, K+ और Br- में टूटेगा, और यहाँ पे H2SO4 कैसे टूटेगा, H+ और HSO4- में। H+ किसके साथ जाएगा, OH- के साथ। H+ किसके साथ जाएगा, OH- के साथ। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, पानी बनाएगा। उसी तरह R+ किसके साथ जाएगा, Br- के साथ, और एल्काइल हैलाइड बना देगा, जिसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एल्काइल ब्रोमाइड बन गया आपका, और K+ HSO4- के साथ जाके KHSO4 बन गया, काम खत्म। तो रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, ये भी रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का रिएक्शन, ROH प्लस, एल्कोहल का ही पढ़ रहे हो तो एल्कोहल तो रहेगा, ये सबस्ट्रेट है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग PX3 के साथ। PX3 में आप क्या ले सकते हो, जैसे हम PCl3 लिए, PX3 में PCl3। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान दोगे, बिल्कुल आसान है। यहां से आप ध्यान दोगे कि ये PCl3 है, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, RCl ही तो है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप तो है, हैलाइड इसमें Cl लिए हैं, तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, तो ये एल्काइल और ये हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बनेगा बाबू, तो RCl बना। आप देखो, एक Cl एक RCl बना दिया। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 है, तो 3 RCl बनेगा। ध्यान दोगे, ये 3 RCl बनेगा, तो यहाँ पे 3 RCl बनाने के लिए 3 R लगाना पड़ेगा। 3 एल्कोहल लोगे, 3 Cl- और 3 R+, 3 RCl बन गया। आपको समझाया जाएगा, ध्यान पूर्वक देखो। ROH जो है R+ और Cl- RCl बन गया, और OH- यहाँ पे कितने OH निकलेंगे, देखो 3 तो ऑक्सीजन निकलेगा, 3 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 P निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, H3, 3 हाइड्रोजन बचेगा, H3, फॉस्फोरस कितने हैं, 1, तो P, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो O3।
तो H3PO3 ये क्या है, फास्फोरस एसिड है, तो आपका फास्फोरस एसिड बन जाएगा, लिख लो। ये फास्फोरस एसिड है, ये आपका एल्काइल क्लोराइड है, ये आपका PCl3 है प्लस 3 अल्कोहल है। थोड़ा सा इस बात को समझना आसान भी है, क्योंकि आप जानते हो फास्फोरस एक क्या है, फास्फोरस एक मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, प्लस चार्ज में टूटना चाहते हैं। तो फास्फोरस जैसे Na+ में टूटता है, Mg2+ में टूटता है, उसी तरह फास्फोरस 3+ में टूटेगा, P3+ में टूटेगा, और जब 3+ में टूटेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ध्यान से समझ सकते हो इस बात को। तो P3+ में टूटेगा और 3Cl- में टूटेगा। अब थोड़ा देखो ये ROH कैसे टूटता है, R+ में और OH- में, जैसे कि हम पहले रिएक्शन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, OH- में टूटेगा, और यहाँ पे 3R+ टूटेगा, 3OH- टूटेगा। 3R+ किसके साथ जाएगा, देखो 1Cl-, 2Cl-, 3Cl-, 3R+, 3Cl- के साथ आके जुड़ जाएगा। 3R+, 1Cl-, 2Cl-, 3Cl- के साथ आके जुड़ेगा, क्या बना देगा, देखो ध्यान से, RCl3, देखो RCl 3 ठो बनाएगा, 3RCl बनाएगा, सॉरी 3 ठो R है और 3Cl- है, 3R+, 3Cl-, 3RCl बना देगा। उसके बाद देखो 3OH- और P के ऊपर कितना है, 3+, थोड़ा ध्यान दोगे, बहुत आसान है, 3OH- और P के ऊपर 3+ है, 3OH- आएगा, देखो धीरे धीरे आएगा, OH- आया, OH- आया, OH- आया, और आपको पहले ही मैंने बता चुका हूं कि 1+1- से 1 बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे 3+3- है तो 3 बॉन्ड बनेगा, बना दो ऐसे बॉन्ड, ऐसे समझाना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको समझा दिया मैंने। अब देखो ये जो बन गया, इसी को तो H3PO3 बोलते हैं हम लोग। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है, 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो H3P 1 2 3 ऑक्सीजन, PO3, H3PO3 फास्फोरस एसिड बन गया, काम खत्म। तो ये आपका रिएक्शन होगा PCl3 से। अगर आपका रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान दोगे, बिल्कुल आसान है ये रिएक्शन, ध्यान दोगे। ROH जो है वो आपका, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, PX, यहां पे आप लोगे PX3, यहां पे PX3 में X जो होगा आपका, वो X क्या होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन तो ले लिए, तो ब्रोमीन होगा ये, और क्या होगा, आयोडीन होगा। और ये जो रिएक्शन होगा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होता है, ये बिल्कुल आसान है, ये आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जो PX3 है, आप चाहो तो PBr3 ले सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन में PBr3 एग्जिस्ट नहीं करता है, Pi3 एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे रेड फास्फोरस इसलिए क्योंकि रेड फास्फोरस जो होता है जब रिएक्ट करेगा Br2 से, ध्यान दोगे, तो ये क्या बना देगा, PBr3। तो आप बैलेंस करने के लिए 3/2 Br2 ले सकते हो, 2 कट जाएगा, 3Br बचेगा, और ये क्या बन जाएगा, PBr3। उसी तरह आप अगर I2 का रिएक्शन 3/2 I2 का रिएक्शन करवाओगे फास्फोरस से, तो Pi3 बन जाएगा। उसी प्रकार आप जब ROH का PX3 से रिएक्शन करवाते हो, तो सेम टू सेम, कुछ नहीं, जो पिछला पढ़ाए थे PCl3 का, उसी प्रकार PBr3 से भी ये रिएक्शन होगा। ये क्या बना देगा, देखो ध्यान से, Br बनेगा, या फिर X लिखोगे, X की जगह में क्या होगा, Br और I, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे कि हम लोग PCl3 लिए थे, तो उसमें क्या प्रोडक्ट मिला था, H3PO3, उसी तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप उसका साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगा आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। तो SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप RCl लोगे, ये क्या बनाएगा, क्लोराइड ही देगा, ध्यान दोगे। तो आप जब आप ROH लोगे और इसका रिएक्शन करवाओगे SOCl2 के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ध्यान से देखो, ये बहुत आसान है।
ये एक H है, एक Cl के साथ जाएगा, HCl बनाएगा, प्लस SO और एक ऑक्सीजन और है, SO एक ऑक्सीजन और है, क्या बनेगा SO2, और एक Cl और जो बचेगा वो R के साथ जाएगा। पहले क्या किया, ध्यान से सुनो, एक H एक Cl माइनस के साथ किया, HCl बना दिया, एक Cl और बचा है वो R के साथ जाएगा, RCl बना देगा, RCl बना देगा, प्लस SO और एक ऑक्सीजन और बचा वो SO2 बना देगा। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो दो साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं SO2 और HCl, ये दोनों गैसियस हैं, ये दोनों गैसियस हैं। गैसियस होने की वजह से ये रिएजेंट, ये जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट साइड में ये उड़ जाएंगे और सिर्फ प्रोडक्ट आपका क्या बच जाएगा, RCl बच जाएगा, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। और ये आपको बेस्ट प्रिपरेशन बोला जाएगा अल्कोहल के लिए, क्योंकि इसमें आपको दूसरा कोई रिएक्शन और ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। इसको अलग करने के लिए आपको कुछ एफर्ट करने का जरूरत नहीं है, फ्रेशली सिर्फ आपको RCl मिलेगा। इसलिए इस मेथड को थायराइल क्लोराइड से ये जो अल्कोहल का रिएक्शन होता है, इस मेथड को सबसे इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है। तो आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा हम समझा दें अगर जिसको समझ में नहीं आया। इसका बॉन्ड कैसे बनता है, तो एक डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा होता है और सल्फर दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखो ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, Cl माइनस में निकलेगा, और यहाँ पे ROH कैसे ब्रेक करता है, OH माइनस में ब्रेक कर जाएगा, R प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, थोड़ा और ध्यान दोगे, OH माइनस में ब्रेक करेगा और ये माइनस जो होगा ये एक बार और H प्लस के रूप में ब्रेक करेगा, क्योंकि एक Cl माइनस निकल रहा है उसको एक प्लस भी चाहिए, दो Cl निकल रहा है तो दो प्लस चाहिए, एक प्लस तो मिल जाएगा। ये Cl माइनस जो निकला, ये Cl माइनस इस R प्लस के साथ चला जाएगा और क्या बनाएगा, RCl बना लेगा, और ये H प्लस जो निकलेगा यहाँ से, H प्लस जो निकलेगा वो इस Cl माइनस के साथ चला जाएगा और ये क्या बना देगा, HCl बना देगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, एक Cl माइनस निकला, एक Cl माइनस, दो Cl माइनस, इसके ऊपर कितना प्लस आएगा, दो प्लस आएगा, क्योंकि दो माइनस में निकल रहा है। S के ऊपर कितना प्लस आएगा, दो प्लस आएगा। अब दो प्लस और यहाँ पे O के ऊपर एक माइनस पहले से था और एक माइनस फिर से आएगा, टू माइनस, O2 माइनस और S2 प्लस क्या बना देगा, दो बॉन्ड बन जाएगा, और S नेगेटिव बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, SO2 बन गया। तो SO2 RCl और HCl बन गया। जिसको ये समझ में आया वो भी अच्छा, जिसको नहीं भी समझ में आया आप ध्यान से देखो, ये यहाँ आपका क्या होगा, एक H एक Cl के साथ जाएगा, एक HCl बनाएगा, दूसरा Cl R के साथ जुड़ जाएगा, RCl बन गया, बचा क्या SO और एक ऑक्सीजन यहाँ पे SO2 बन गया, काम खत्म। तो इस तरह से आपका फ्रॉम